तो नमस्कार दगड़ियों, एक बार फिर स्वागत छू तुम्हार हमारे यो पॉडकास्ट में। जैक नाम छू ऑलमोस्ट सक्सेसफुल। अब आप कह रहे होंगे कि भाई मैं ये कौन सी भाषा में बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि ये उत्तराखंड की बहुत ही प्यारी भाषा है, कुमाऊनी भाषा। भाषा नहीं कहूँगा, बोली कहूँगा, बेसिकली बोली है। और आप ये भी जानना चाहेंगे कि आज मैं अपना ये पॉडकास्ट जो है कुमाऊनी बोली में क्यों शुरू कर रहा हूँ। इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है। आप सब ये जानते हैं कि उत्तराखंड, उत्तरांचल, देवभूमि कितनी प्यारी जगह है, अपने आप में स्वर्ग मानी जाती है, देवभूमि मानी जाती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में नहीं बल्कि दशकों से वहाँ पलायन, आप जानते हैं कि पलायन जो है बहुत बड़ा एक श्राप मिला हुआ है, जिसके चलते आदमी नौकरी की तलाश में, अच्छे रहन सहन, खान पान की तलाश में वहाँ से निकलकर बड़े बड़े शहरों में जाकर बस चुका है। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब वहाँ बस गया तो वहाँ पर जो उनके आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ थी वो अपनी जड़ों से कट गईं, और जो जुड़ी हुई हैं तो वो नाम मात्र के लिए जुड़ी हुई हैं। अपनी भाषा का या बोली का हमें ज्ञान नहीं, हमारे कल्चर का कैसा रिवाज, रीति रिवाज होते हैं उनका हमें ज्ञान नहीं है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारे जड़ों से अलग कर देती हैं, काट देती हैं। तो आज इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं एक ऐसे गेस्ट को अपने आज लेकर आया हूँ जो दिल्ली में रहते हुए ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं, उत्तराखंड से जो जुड़े हुए हैं, वो अपने रीति रिवाजों से, अपने कल्चर से, अपने फोक डांस से, अपनी बोली भाषा से जुड़े रहें। और उनको जोड़े रखने के लिए वो पिछले एक दशक से ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी भाषा को जानें, तो इसलिए वो फ्री क्लासेस भी देते हैं जहाँ पे वो कुमाऊनी बोली सिखाते हैं। और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को वो डांस, जो कल्चरल डांस होता है उत्तराखंड का, वो सिखा रहे हैं, उनके परफॉर्मेंसेस करवाते हैं और जगह जगह बच्चों को ले जाकर उनको एक्सपोजर देते हैं, उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। एंड मतलब ये एकदम सेल्फलेस है, बिकॉज वो ये सब काम एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, किसी से कोई फीस नहीं लेते। इवन अपना पैसा लगाकर जो वो कहीं और जैसे अपनी किसी जॉब से अर्न करते हैं वो पैसा भी वो लगाते हैं, और उसके बाद वो लोगों को सिखा रहे हैं। तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती कि कोई इंसान एक बड़े शहर में आकर अपनी, ठीक है कि किसी मजबूरी से आए होंगे, लेकिन बावजूद इसके कि अपनी जड़ों को नहीं भूले, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, और जो कट चुके हैं उनको वो अपनी जड़ों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ में हैं दीप चंद्र। नमस्कार दीप भाई, कैसे? जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय मां नंदा, जय मां दुनागरी। आप सब लोगों की दुआ से मैं बहुत सकुशल हूँ यहाँ पे, और आज मुझे यहाँ आने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपके स्टूडियो में, जिसका नाम है ऑलमोस्ट सक्सेसफुल। और एक जो हम लोग सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं उसमें आज एक और नया नाम मेरे साथ जुड़ा है, प्रकाश जी का। तो मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ। ये स्वागत करने का वैसे हमारा वो है भाई, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। और मैं ये दिल से आपको बोल रहा हूँ कि आप मतलब जो काम कर रहे हो ना, ये बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखिए आज का टाइम हो गया कि इन्फ्लुएंस करना किसी को, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ये बोल ही नहीं रहा है कि भाई आप कुमाऊनी बोली क्यों नहीं बोल रहे हैं, राइट। पहले ये था कि हम कैसे, क्या गांव-गांव जाके बताएं, क्या हम शहर जाके बताएं, लेकिन अब तो आपके पास मीडियम है, लेकिन अब भी लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो जहाँ पहुँच गया वो पहुँच गया है, वो कर रहा है अपना, उसने पलट के आज तक देखा नहीं है। और ये बात हम अपने पिछले पॉडकास्ट में भी, जितने साथ हम लोगों ने किया है, रामनगर में हम लोगों ने किया था, तो हम वहाँ पे भी यही बात करते थे कि उत्तराखंड इतनी प्यारी जगह है, लोग बाहर के लोग वहाँ आके बस रहे हैं, और जो गाँव के लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, मूल जो जिनको निवासी बोलते हैं, वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग शहरों की तरफ, पलायन एक ज़रूरी चीज़ भी है आज की डेट में, हमारे उत्तराखंड को बढ़ाने के लिए पलायन भी एक ज़रूरी चीज़ है। लेकिन उस पलायन के साथ साथ हम लोग जहाँ जा रहे हैं, अपने देश विदेश बड़े बड़े शहरों में जहाँ पर भी जा रहे हैं, तो उन शहरों में जाके हम अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति, अपनी जो बोल भाषा छू हमारी दूध बोल भाषा का नहीं है, तो उन्हें दगत जोड़ी हमको बहुत ज़रूरी चाहिए। हमको
तो मेरा आज मेन उद्देश्य ये छू कि मैं जो यहाँ शहरों में जो आई हमारे लोग छिन पलायन कारण आज जो हम लोग यहाँ बिहार रह रही, चाहे वो शिक्षा लीजिए, स्वास्थ्य लीजिए और या फिर हम धन प्राप्ति लीजिए, हम लोग जो बिहार देश विदेश में आ रही, तो हम जो अपन मूल जो जड़ छिन उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे वो अपन हमारे रीति रिवाज छू, तीज त्यौहार छिन, अब वो संस्कृति छो, आप बोली भाषा छो, वो हम लोग हमेशा साथ लेके चलना चाहिए। तो दीप भाई का कहना बिल्कुल सही है कि देखिए पलायन, क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ों में नौकरियां इतनी नहीं हैं, जॉब्स इतनी नहीं हैं, जिस हिसाब से दुनिया एक तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही है उस हिसाब से पहाड़ों में चाहे हिमाचल कह लो चाहे उत्तराखंड कह लो नहीं हो पाता। तो उसके लिए आदमी को अगर ये चाहिए कि मैं वो अपने परिवार को अच्छा खान पान रहन सहन दे तो बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन इनका कहना यही है और मेरा भी कहना यही है कि बाहर निकलते हैं तो कम से कम अपनी जड़ों को नहीं छोड़ के आना चाहिए। आप जा रहे हो, जाओ, कमाओ, आओ, अपने जो बच्चे हैं उनको भी वही संस्कार दो, वैसे ही उनको बोली भाषा सिखाओ। हाँ, एक टाइम था जब मुझे भी नहीं आती थी दीप भाई, मैं बताता हूँ, सच बताता हूँ, क्योंकि मेरी भी पैदाइश दिल्ली में ही हुई, गांव जाना बहुत कम होता था और उसके बाद लैंग्वेज का कोई मतलब ही नहीं कि क्या हम बोलते हैं क्या नहीं, घर में जो बोलते थे मैं उनको समझता था लेकिन बोल नहीं पाता था। फिर जब 10वीं के एग्ज़ाम्स के बाद वो 2-3 महीने की छुट्टियाँ होती तब जाके मैंने गांव में गया, वहाँ जाके मैंने सीखा, समझा और बोलना शुरू किया। तो तब से मैंने भी अब वो चीज़ें शुरू की, मतलब कि मुझे भी अब आती है। कहने का यही है कि जो वहाँ पे भी रह रहे हैं ना, उनको भी आजकल नहीं आ रही है। नहीं आ रही, हाँ, ये दुर्भाग्य हो गया हमारा, क्योंकि जो कल्चर आज की डेट में जो हमारे गाँव में भी चले गया है, वो उसकी वजह से वहाँ के बच्चों को कि मैं अभी आगे ये बात बताऊँगा आपको कि जो कोविड टाइम पे जब मैंने वहाँ पर क्लासेस करी थी तो वहाँ के बच्चों में भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कंडाली कनी या सिसुण कनी, उसका नाम नहीं पता उनको, या कसेरी कहते हैं उसका नाम नहीं पता उनको, जो पुरानी चीज़ें हैं उनका नाम नहीं पता। और अपने घर में भी वो लोग अब इंग्लिश मीडियम में हो गए हैं हमारे उत्तराखंड में भी, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ वो अपने घर में अब शायद उनके माँ बाप या वो अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाते हैं पहाड़ी भाषा में, तो धीरे धीरे वहाँ से भी विलुप्त होती जा रही है, ये दुर्भाग्य भी है। तो आपको ये मतलब ये शुरुआत कैसे हुई यहाँ की? मुझे मैं जब दिल्ली में आया था रोज़गार के लिए, तो रोज़गार के लिए आने के बाद मैं पहले से ही थोड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपने जब क्षेत्र में था मैं लगा रहता था, तब से छोटा कलाकार था एक। तो बहुत पुराने टाइम की बात है कि हम लोगों को जो नंबर आता था द्वारहाट महोत्सव में, तो जब पब्लिक सारी चली जाती थी तब हम लोकल बच्चों को वहाँ मौका दिया जाता था। जब 2-4 बंदे छतरी लेके खड़े होते थे तो हमको मौका मिलता था। एक शौक़ था, शौक़ है अभी भी है। तो उस समय हम लोगों को ये सांस्कृतिक में प्रोग्राम करने का शौक़ था। जो दिल्ली आया हूँ तो अपनी जॉब के साथ साथ मैंने पहले एक डांस क्लास ज्वाइन करने की सोची, तो वो हिंदी डांस क्लास अपने शौक़ के लिए। तो जब मैं वहाँ गया तो 3 दिन क्लास होती थी, 1500 पता नहीं, बहुत ज़्यादा महंगी फ़ीस थी। और उसके बाद वो 3 दिन ये डांस क्लास पता नहीं कौन कौन सी फॉर्म होते हैं वो सारी चीज़ें सिखाते थे। तो मैं सोचा यार कि हमारा वाला फॉर्म तो कहीं है नहीं यहाँ पे। तो मुझे ये लगा कि मैंने 3 दिन वहाँ जाने के बाद जो 1000 रुपये फ़ीस दी थी वो वापस ली अपने दोस्त के थ्रू वहाँ से। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए, अपने उत्तराखंड के लिए ये काम करूं कि मैं क्लासेस शुरू करूं यहाँ पे उत्तराखंड कल्चर की। हाँ। तो मैंने फिर अपनी वाइफ से ये डिसाइड करा, बात करी कि हम लोग यहाँ पे ये शुरुआत कर सकते हैं। तो बहुत कठिन था ये सारी चीज़ें। सोशल मीडिया पे लोग मुझे नहीं जानते थे, कहीं से कहीं तक कोई मुझे लोग जानते नहीं थे। बस मैं और मेरी वाइफ, हम 2 लोगों ने एक शुरुआत करी थी। एक फेसबुक का नया पेज बनाया था हमने उत्तराखंड रॉक के नाम से। रविवार को हम लोगों ने डिसाइड करा था, क्योंकि जॉब भी कर रहा था मैं प्राइवेट सेक्टर में, और मैंने शुरुआत करी 5 बच्चों से। तो 5 बच्चों से हम लोगों ने शुरुआत करी तो हिम्मत पहले दिन नहीं आई मुझे। दूसरे दिन जो दूसरा हफ्ता बीता हमारा, फिर उसमें हम लोगों ने शुरुआत करी, 2 और नए बच्चे जुड़े, तो 7 बच्चे जुड़े। 7 बच्चे जुड़े तो हम लोगों ने कहा कोई नहीं, हम इसको शुरुआत करते रहते हैं। और उसकी वीडियो बनाने के बाद हम लोगों ने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो को बनाने के बाद हम लोगों ने उसको सोशल मीडिया, जो हम लोगों का फेसबुक का पेज बना था, उसमें हम लोगों ने डाला। तो उसके बाद 2-3 कॉल आई। कॉल आने के बाद हम लोगों ने उनको एड्रेस बताया। तो 4वीं-5वीं क्लास में 12 बच्चे हुए, 12 बच्चे शुरुआत हुई। थोड़ा सा मुझे हिम्मत सी आई कि मैं कुछ कर सकता हूँ आगे के लिए। फिर हम लोगों ने 12 बच्चों के साथ क्लासेस शुरू करी। 12 बच्चों के बाद शुरू करने के बाद हम लोग हर संडे हम लोग क्लासेस करते थे। 10 बजे हम लोग यहाँ पर आ जाते थे घर से, और घर से आने के बाद हम लोग 3-4 बजे तक यहाँ पर क्लासेस शुरू करते थे। तो वो जो क्लासेस होती थी, जो मैंने बताया कि जो एक मुँह बोली सिस्टर थी मेरी, तो उसकी जो ननद थी वो सारे हिंदी, मतलब वो राजस्थान या अलग अलग स्टेट से थे, उनका हम लोगों से कोई वास्ता नहीं था।
तो मेरे को ये भी लगा कि यार ये कैसे कर पाएंगे, क्योंकि मैं उत्तराखंड का कल्चर सिखा रहा हूँ और बोली भाषा सिखा रहा हूँ, तो मैं कैसे इन लोगों को कर पाऊँगा। पहले तो मुझे प्राथमिकता है कि मैं अपने लोगों को ये चीज़ें राइट। तो मुझे वहाँ से एक क्लिक हुआ कि अगर मैं अपने ये 3 बच्चों को सिखा रहा हूँ तो इन 2 बच्चों को भी मैं सिखा सकता हूँ। तो मैंने ये फिर प्लेटफॉर्म मैंने ये सब के लिए बोल दिया कि जो भी उत्तराखंड के क्लासेस के लिए बोली भाषा और जो सांस्कृतिक जो हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है उसके लिए जो भी क्लासेस में आना चाहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकता है। तो मैंने वाइफ को बोला, वाइफ ने मुझसे बोला कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे तो कैसे हम लोग ये करेंगे, किराया विराया निकालना है इसका 1500 रुपये उसका आज 1 दिन का है उसका किराया अभी भी, तो वो कैसे करेंगे। तो मैंने कहा अगर हम ये चीज़ें फ़ीस लेंगे तो बच्चे जुड़ेंगे नहीं हमारे जो उत्तराखंड के बच्चे, क्योंकि कौन हमारे उत्तराखंड कल्चर को, या तो चलो मैं कोई और फॉर्म सिखा रहा होता तो जुड़ते उसमें, लेकिन उत्तराखंड कल्चर के लिए कैसे जुड़ेंगे। तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डिसाइड करा कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो हम लोगों ने धीरे धीरे 1-2 महीने होने के बाद हम लोगों के पास 40 की संख्या हो चुकी थी। अच्छा, हाँ जी। तो वहाँ पर फिर हम लोगों ने जो अपने जो झोड़ा चाँचरी उन सारी चीज़ों के लिए उन बच्चों को मैं वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सिखाता था। तो झोड़ा से हम लोगों ने शुरुआत करी थी। झोड़ा हम लोगों को अभी भी याद है, जो दुराहाट का हमारा झोड़ा है, उस झोड़े से हमने वो बिना किसके जाने दुराहाटा एक फोक गीत है हमारा वहाँ का, उससे शुरुआत करी थी। और खोल दे माता खोल भवानी धार में केवाड़ा, इस झोड़े से हमने एक शुरुआत करी थी। तो उन बच्चों के लिए, जो देसी बच्चे थे उनके लिए थोड़ा अजीब अलग, और जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे थे उनके लिए भी अजीब सा था। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे उनको सिखा रहा हूँ। फिर मैंने उनको बोला कि जब भी हम अब क्लास में आएंगे, अगली बार में जो भी क्लास में आएंगे, तो अपने जो भी नया बच्चा जुड़ेगा यहाँ पर वो इंट्रोडक्शन देगा हमारी मातृ दूध बोली भाषा में। तो वो जो भी बच्चे आते थे तो उनको मैं बोलता था आप इंट्रोडक्शन दो। जब 30 बच्चे यहाँ बैठे होते थे, एक बच्चा सामने होता था तो बोलता था, तो हिंदी में शुरुआत करता था, कुछ लोग इंग्लिश में शुरुआत करते। तो मैं उनको बोलता था पहले आप चलो अपनी इच्छा से दे दीजिए, फिर उसके बाद जो हम बोलेंगे वो आपको बोलना पड़ेगा यहाँ पे। तो उनको मैं बोलता था कि जो जहाँ से भी है वो अपनी भाषा में अपना नाम बताएगा। अपन ईजा, अपन बाजू, अपन गोंक नो, अपन स्टेट नो, यह सब पहाड़ी भाषा में वो बता। तो बच्चों को आता नहीं था तो मैं उनको बताता था कि मम्मी को ईजा बोलते हैं, बाजू बोलते हैं। तो जो अपने अपने हमारे वहाँ हर उत्तराखंड में गांव में अलग अलग बोलते हैं, कोई बॉडी बोलता है, कोई क्या बोलते हैं, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो वो फिर मैं धीरे धीरे सीखते रहा, फिर उनको बोलता रहा कि ये चीज़ें आपने सीखी हैं, आज ये आप घर पे जाके बोलोगे और एक नई चीज़ वहाँ से सीख के लाओगे। कोई भी नई चीज़, जो हो सकता है मेरे गाँव में अलग चीज़ हो, आपके गाँव में अलग चीज़ हो। तो वो चीज़ें दूसरे दिन वो क्लास में होती थी। और हर त्यौहार को, फूल दे त्यौहार हो, उत्तरायणी का कोई भी त्यौहार हो, वो हम हर क्लास में अपने क्लास में मनाते थे। तो वो भी उनके लिए एक नई चीज़ होती थी। फूल दे के लिए मैंने जहाँ पर जो क्लासेस करी थी, तो मैं बच्चों से बोलता था फूल लेके आ जाना घर से, आज चावल लेके आ जाना। तो फिर मैं उनको एज ए गिफ्ट चॉकलेट और गुड़ देता था, अभी भी देता हूँ। अच्छा। तो वो उनके लिए एक नई चीज़ें होती थी। और अब आज की डेट में ये है कि मेरे पास 144 बच्चे आज की डेट में रजिस्टर्ड हैं, जो जुड़े हुए हैं आज की डेट में 144। और उसमें से 24 बच्चे ऐसे हैं जो कि हमारे राज्य के नहीं हैं। और वो बच्चे आज की डेट में स्टेज में जब खड़े होते हैं तो मुझे तो बहुत बड़ा गर्व महसूस होता है। और जब भी एंकर उनको सम्मान के लिए बुलाते हैं, जब उनका राज्य पूछा जाता है तो कोई बोलता राजस्थान, कोई बोलता पंजाब, कोई बोलता गुजरात से। तो वो हमारी अपनी भाषा में बात नहीं करके वो हमारी भाषा में अपना इंट्रोडक्शन वहाँ पे भी देती हैं। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। वो जो तालियाँ जो होती हैं वो मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत मेरे लिए वही होती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया है ये तो। मतलब 144 बच्चों का होना एंड इतने टाइम में उनको जोड़ के रखना, बांध के रखना, उनके प्रोग्राम्स करवाना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़। और दूसरा, घर वालों का आज की डेट में आपको पता है कि दिल्ली हो या कोई भी महानगर है, वहाँ का जो माहौल है वो कैसा है। कोई भी अपने बच्चों को अकेला छोड़ना नहीं चाहता। कई गार्जियंस ऐसे हैं जिन्होंने केवल मुझसे फ़ोन पे बात करी है, तो वो एक विश्वास पे है कि ये उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड के हैं, बस इतना एक विश्वास है। क्योंकि हम लोग बड़े सीधे साधे लचीले से होते हैं कि जहाँ को बोला कि चल दिए, ये वाले हम सीधे साधे लोग हैं। तो यही हमारी बहुत बड़ी पूंजी है हमारे लिए, हम सभी उत्तराखंडियों के लिए, कि हम लोग इतने मतलब हम कहीं भी जाते हैं, अगर किसी कंपनी में भी जा रहे हैं, वहाँ अगर बोल दें कि इंटरव्यू में हम उत्तराखंड से हैं, तो शायद बहुत जल्दी हम लोगों को जो मार्किंग है वो जल्दी अच्छी हो जाती है। कि एक विश्वास के लिए बंदे को रखा जाए। तो माँ बाप भी विश्वास करके हम लोगों को हमारे पास भेजते हैं। सुबह क्लासेस होती हैं, प्रोग्राम होते हैं हम लोगों के। तो दूसरा, मैंने जब हम लोगों ने ये क्लासेस शुरू करी तो हम लोगों को धीरे धीरे जो हमारी प्रैक्टिस की वीडियो थी, वीडियो को देखते हुए हम लोगों को बोला गया कि आप लोग कहीं इवेंट में ट्राई कीजिए।
तो इवेंट में जब ट्राई करने की बात आई तो फिर मेरे पास एक मुसीबत और आई कि मेरे पास कल्चर जो ड्रेस नहीं है, कॉस्ट्यूम नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास नहीं थी। तो मैंने शुरुआत में 4 लहंगे, 4 चोली पिछौड़े गर्ल्स की और सेम बॉयज़ के मैंने पैसे घर से लगा के वो मैंने सिलवाए। रामनगर से मैंने सिलवाए थे, किसी हमारे पहाड़ी हैं कोई, तो उनसे सिलवाए थे मैंने। तो वो सिलवाने के बाद हम लोगों ने पहला प्रोग्राम करा था। तो मुझे थोड़ा अनुभव होता है तो इसलिए मैं कर पाता हूँ, लेकिन जो नए बच्चे थे तो उनको मैं जब प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही वो सारी चीज़ें मैं क्लास में उनको बता देता था कि स्टेज के कितने कॉर्नर होते हैं, कैसे तुम लोगों को पब्लिक को फेस करना है, और हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर तुमको गाना नहीं भी आ रहे हो तो तुम्हें काउंटिंग करके अपनी लिपसिंग करनी है और किसी भी एक ऑडियंस को आपको पकड़ के चलना है। तो वो चीज़ें सारी मेरे लिए फ़ायदेमंद रही। पहला प्रोग्राम हम लोगों का बहुत अच्छा रहा, जिसमें हम लोगों ने माँ नंदा की छोटी सी राजजात यात्रा निकाली थी और एक हमने शुरुआत करी थी माँ अपने गुरु देवता के ऊपर जो एक कथा बनाने की, उसकी भी हमने शुरुआत करी थी। तो धीरे धीरे हम लोगों ने ये गलतियाँ भी होती रही हम लोगों से, जो नए नए बच्चे हैं थोड़ा सा हेजिटेशन भी होती थी, कहीं कहीं वो जो म्यूजिशियन में रुक जाते थे या सिंगर कोई गा रहा है तो उसमें भी रुक जाते थे। तो ऑडियो से हम लोगों ने पहले शुरुआत करी थी, ऑडियो के बाद फिर हम लोग लाइव में आए। लाइव में अब आज की डेट में जो बच्चे हैं वो अगर मैं बाई चांस नहीं भी जा पाता हूँ या वाइफ नहीं भी जा पाती है तो कुछ हमारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो उत्तराखंड के जो बच्चे वो अकेले संभाल लेते हैं। तो उत्तरायणी में उन सारी चीज़ों को 2015 में जो मैंने शुरुआत करी थी, आते आते 2020, 21, 22, 23, 24 में आज की डेट में अब हम लोगों के पास उत्तरायणी में हम लोगों के पास 8 प्रोग्राम आते हैं एक दिन के। तो मैं उन चीज़ों को डिवाइड करता हूँ, फिर एक जगह मैं जाता हूँ, एक जगह वाइफ जाती है, एक जगह सीनियर करके एक डिवाइड करके, तो हम हर किसी के हवाले वो टीम को सौंप देते हैं कि अब आपको ही वो वहाँ पे देखना है। वहाँ पे मैं दीप चंद्रा नहीं है, मीनाक्षी चंद्रा नहीं है, अब आप खुद ही दीप चंद्रा हो, वहाँ पे खुद ही मीनाक्षी चंद्रा हो। तो वो टीम कोऑर्डिनेट आप लोगों ने करनी है, वो सारी चीज़ें। तो वहाँ से भी फीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिला। तो आज की डेट में मुझे लोग जानने लग गए हैं मेरी टीम की बदौलत, और जो मेरी जो ये सांस्कृतिक जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी बदौलत मुझे लोग देश में विदेश में हर जगह जानते भी हैं और बुलाते भी हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब सिखाना है, सिखाने के बाद फिर उनका परफॉर्मेंस भी करवा ही रहे हो, काम भी दे ही रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे अच्छा चलो ये तो वो हो गया। मैं ये कहूँगा कि जैसे हमारी ऑडियंस है जो उत्तराखंड से भी नहीं है, तो उसको जैसे बताना हो कि झोड़ क्या होते हैं, तो उसको मैं पहले हम लोग क्या करते थे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सिखाते हैं। जैसे तो उनको मैं पहले तो जब वो बैठते हैं तो उनको एक क्लासेस जो होती है मैं खड़े होकर उनको ये बताता हूँ कि जो हमारा लोक गीत होता है, जैसे आप राजस्थान से हैं, आप हरियाणा से हैं, हर किसी का एक लोकगीत होता है। तो वैसे ही हमारे एक उत्तराखंड राज्य का एक लोकगीत होता है, लोक वाद्य यंत्र होते हैं। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, वो उनको बताता हूँ पहले मौखिक, फिर उनको स्टेप बाय स्टेप उनसे झोड़ा करवाता हूँ कि झोड़े में कैसे एक हमारे गांव में किसी भी औरत को या आदमी को कोई रिहर्सल नहीं दी जाती है, लेकिन वो फिर भी अगर आप देखेंगे तो वो कई गुना हमसे भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। वो उनके पाँव, उनके कदम ताल इतने बेहतर मिलते हैं, 4 की काउंटिंग में होते हैं। तो वो सारी चीज़ें उनको बताते हुए मैं आगे चलता हूँ। और फिर उसके बाद जब मैं उनको, जैसे आपने बोला कि कैसे उनको सिखा पाता हूँ, थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन जब वो परिवेश में, जब वो बच्चियाँ भी आती हैं, जब वो बच्चे भी आते हैं, तो खुद ब खुद मतलब अपने आप को ये समझते हैं कि मैं भी उत्तराखंडी हूँ, और वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, मतलब इनसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। वो मैं उनको ये बोलता हूँ कि तुम लोगों का आपस में कंपटीशन है, देखो ये तो कर लेंगे आपस में, ये इनकी जन्म से मिला हुआ है इनको, लेकिन आप लोगों ने इनके साथ ये करना है। तो वो उनको एक कंपटीशन दे देता था, तो वो उनको कभी कभी पीछे भी छोड़ देते थे। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बढ़िया। तो कुछ आप मतलब ऑडियंस के लिए कोई झोड़ गा के भी बता सकते? हाँ जी, मैं एक झोड़ा गाना चाहूँगा। तो हमारा बहुत पुराना है, वैसे आवाज़ है नहीं मेरी, लेकिन फिर भी हम लोग गाने की थोड़ा कोशिश करते हैं। खोली दे माता खोली भवानी, धार में केवाड़ा, आहा खोली दे माता खोली भवानी, धार में केवाड़ा, आहा केल रचे भेट पखोई की खोलू केवाड़ा, आहा खोली दे माता खोली भवानी, धार में केवाड़ा। वाह, अरे मतलब अभी लग रहा है कि चलो कूद जाते हैं करना शुरू करते हैं।
तो यार ये मतलब खैर वही है ना कि देखिए हम भी मतलब कभी कभी खुद को भी लगता है कि उत्तराखंड का जितना लोग तारीफ करते हैं ना कि उत्तराखंड में ये, जैसे हम किसी को बताते हैं कि उत्तराखंड से, अरे यार तुम्हारा सही है, तुम्हारा तो तुम तो खुद पहाड़ों में रहते हो यार, हाँ, लेकिन हम कहते हैं कि भाई हम कहाँ से, हम तो दिल्ली में ही रह रहे हैं, हमारा भी जाना उतना ही होता है जितना एक टूरिस्ट का जाना होता है, बल्कि वो साल में 1 बार 2 बार होता है, हमारा वो भी नहीं होता, हमारा मुश्किल पाता है। और ये चीज़ें सुनने के बाद लगता है कि हाँ यार वाकई में कुछ है। मुझे ना जब मैं कार्य कर रहा हूँ तो मुझे हो सकता है कि मेरे को, और जब पब्लिक जब बोलती है कि तुम अच्छा कार्य कर रहे हो, तो मुझे ये लगता है कि मैं और अच्छा करूँ। तो ये जब अभी कोविड टाइम बहुत बुरा टाइम आया था हम लोगों के लिए, सभी के लिए, पूरे देश के लिए और विदेशों के लिए, तो उस समय भी जब मैं गांव में गया था तो मुझे क्वारंटीन होने के लिए 15 दिन क्वारंटीन होने के लिए रखा गया था। उसमें भी बड़ी बेचैनी होती थी कि यार क्या करूं। एक पुराना घर था अपना, तो मम्मी को मैंने बोला, पापा मेरे एक्सपायर हो गए, तो मम्मी को मैंने बोला कि आप सब लोग नए वाले में रहो, मैं पुराने वाले में रहूँगा। तो उसमें मैं और वाइफ हम लोग पेंटिंग वेंटिंग में लगे रहते थे, तो दिन भर हम लोग क्वारंटीन में, हमको पता ही नहीं चलता था। तो भतीजा और भतीजी कहते थे चाचा कब आएंगे हम लोग मिलने के लिए ऊपर, तो चोरी छुपे वो लोग रात को आ जाते थे। अच्छा उनको एक्साइटमेंट रहता होगा ना कि ये कुछ अलग करते हैं। तो जो वाइफ है आपकी वो क्या करती हैं, वो भी साथ? वो नृत्य निर्देशिका है। अच्छा। वो भी अब डांस के लिए हमेशा आगे वो भी रहती हैं। हाँ। और डांस करती हैं, कोऑर्डिनेट वो भी करवाती हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं कभी नहीं भी होता हूँ, कभी ऑफिस के काम से अगर नहीं भी जा पाऊँ तो वो अकेले संभाल लेती हैं। साथ में ऑफिस भी करते हो? हाँ, मैं ऑफिस भी करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में। दिल्ली एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस प्राइवेट लिमिटेड है हमारी कंपनी। अच्छा। तो उसमें एज ए जॉब कर रहा हूँ वहाँ पर, छोटी सी जॉब। तो वहाँ से ही जो अर्निंग होती, या मेरा जो अपना ये अर्निंग होती, तो उसी से मैं बच्चों को सिखाने में लगाता हूँ, या और भी जो ये पता नहीं आप कैसे कर पा रहे हो, मुझे नहीं पता कि जॉब भी कर रहे हो, जॉब करने के बाद फिर आप डांस भी कराते हो, वो बोली भाषा भी सिखा रहे हो, और परफॉर्मेंस के लिए भी जाते हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हम लोग हर कोई ना, ये व्यस्तता रहती तो तनाव से भी हम लोग बहुत दूर हो जाते हैं। फिर अगर हम लोग अपने आप को व्यस्त रखेंगे 4 कोने में, अगर हर जगह, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाता थोड़ा सा कहीं। जैसे अभी मैं आपके पास आज आना था मुझे, तो सुबह ही कॉल आ गया था कि आज एक प्रदर्शन है तो उसके लिए भी जाना है, तो वहाँ पे भी जाके अटेंड करके फिर मैं इधर के लिए भी निकला हूँ। अभी फिर शाम को फिर और जाना है। तो ये मतलब मैं ये चाहता हूँ कि हर कोई व्यक्ति अपने आप में इतना व्यस्त रहे कि उसको तनाव के लिए समय ना मिल पाए बिल्कुल भी, क्योंकि फिट रहेगा तो अपने आप ही अच्छा रहेगा। और डांस, और जो ये जितना हम लोग बोलते हैं कि डांस से ना अपने आप ही बहुत फिट रहता है इंसान। तो कई लोग बोलते हैं आपका पेट वेट भी नहीं निकला। मैंने कहा यार हम लोग डांस करते रहते हैं, घर पे भी करते रहते हैं, मैं और वाइफ। हम लोग जो प्रैक्टिस, जैसे हम लोगों को संडे को हम लोगों को कोई नया गाना मिलता है, तो हम लोग उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं 2-3 दिन। हाँ, 2-3 दिन पहले से हम लोग प्रैक्टिस कर देते हैं कि कल ये वाले स्टेप हम लोगों ने करवाने हैं बच्चों को। तो वाइफ भी मेरी अभी जो कुमाऊँ की जितनी भी एल्बम है, बहुत सारी एल्बम है, उनमें काम कर चुकी हैं। वो एज ए एक्टर वहाँ पर काम करती हैं। और मैंने भी 2-3 एल्बम की हैं। नंदलाल आर्या जी की, जो हमारे लोक गायक हैं द्वाराहाट से, उनकी एल्बम में काम किया है। और रमेश गिरोला जी हैं मुंबई में, उनकी एल्बम में भी काम किया है। और हमारे रमेश गोस्वामी जी, उनकी एल्बम में भी काम किया है। तो ये काम करने के लिए भी मौका मिलता रहता है। हम सोच रहे हैं कि हम ही हैं जो हैं, बाकी अब देख लो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है दीप भाई कि इतना कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी फिर आप कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये भी अपने आप में एक वो दिखाता है कि कितने ग्राउंड पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैं एक चीज़ पूछूं कि देखो, अभी हम लोगों ने भी एक पीछे फिल्म आई, कोशिश की उस फिल्म के ज़रिए ये बताने की कि पहाड़ों का पलायन कितना ज़्यादा हो रहा है। आज उत्तराखंड में घोस्ट विलेजेस अनाउंस कर दिए गए हैं, ठीक है। उस फिल्म के थ्रू ये भी बताया गया कि कैसे हम अपनी भाषा को भूलते जा रहे हैं, बोली को भूलते जा रहे हैं, अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। तो वो चीज़ ना एक्चुअली में है, क्योंकि जब हम उस फिल्म को शूट करने के लिए वहाँ गए भी थे, छोटे छोटे बच्चे भी हैं वहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े बड़े भी हैं जो बाहर शहरों से आए हैं, क्या उनको बड़ा मतलब नहीं आती है। इवन हमारी फिल्म में, चलिए खैर वो तो बाहर की कास्ट थी, तो उनको भी वो चीज़ महसूस होती है जब आप जाते हैं ना, क्योंकि पहाड़ को हम बहुत अच्छा मानते हैं, दूर के ढोल सुहाने होते हैं कहते हैं, लेकिन असल तो वही है। हमारा पहाड़ का आदमी खुद ही शर्मा रहा है पहाड़ी बोलने में। आप अगर आते जाते, हम लोग आज मेट्रो सिटी में काम करते हैं, तो मेट्रो सिटी में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन हम लोग अगर आपस में मिलते हैं तो हम लोग बात करने से हिचकिचाते हैं हिंदी में। कारण पता नहीं क्यों हम लोग ऐसा बुरा समझते हैं, बल्कि इतनी शुद्ध
हमारा कल्चर सबसे अच्छा है। मुझे सब राज्यों का, सभी राज्यों का अच्छा होता है, लेकिन मुझे अपना उत्तराखंड राज्य का हाँ, कल्चर अपने सबसे साफ अपने को तो सुथरा पसंद लगता आता है। है। कोई मतलब उसमें गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है, और बोली भाषा भी हम लोग बहुत अच्छे से बोल पाते हैं। तो हम लोग पता नहीं क्यों हिचकिचाते हैं एक दूसरे से बात करने में। तो सभी को एक मैसेज ये भी देना चाहूँगा कि आपस में बात करने में हम लोग ये कम से कम जुड़े रहेंगे कि यार ये रानीखेत से, ये दोराहाट से, ये चौखुटिया से है। तो उससे अगर मैं पूरी मेट्रो में अगर बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेट्रो में, अगर मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में, तो आपको भी एहसास होगा अरे यार ये मेरे क्षेत्र का है तो मैं इससे बात करूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। मैं घर जब अपनी ईजा से बात करता हूँ तो अपने पहाड़ बोली भाषा में बात कर लूँ, तो अगल बगल में कोई ऊँचे जब तो वो लोग यार अरे यार तुम पहाड़ ले चिन, और फिर धीरे धीरे वो एक गाँव के निकल जाते हैं। तो एक अच्छी बात होती है कि अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे तो लोग भी आगे, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो भी उसको समझेगी, उसको करेगी। नहीं तो ये धीरे धीरे जो संस्कृति है और जो बोली भाषा है, ये कहीं ना कहीं कुछ समय में अगर हम लोगों का यही रवैया रहा तो ये ख़त्म हो जाएगी। वैसे क्या लगता है अभी जो आप काम कर रहे हो, इतना सिखाने की कोशिश कर रहे हो, लोग जो हैं वो कितना सपोर्ट करना चाहते हैं? लोगों का मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। सबसे बढ़िया सपोर्ट मुझे उन लोगों का मिलता है जो गार्जियंस मेरे पास बच्चों को भेज रहे हैं। मैं उनको ये कहूँगा कि उनका सबसे बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि अगर वो अपने बच्चों को शायद मेरे पास नहीं भेजते एक भी कोई, तो वो आगे मेरा जो सर्कल है, जो चैन है, वो नहीं बन पाती। वो अपने बच्चे पे विश्वास कर रहे हैं, और जो बच्चा उनको घर पर बता रहा है कि दीप सर या मीनाक्षी मैम हम लोग को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, वो किस तरीके से एक टीचर की तरह या एक बड़े भाई की तरह कैसे भी वो मैं उनको ट्रीट करता हूँ, वो एक मैसेज घर पे जाता है। अगर मैं कुछ गलत कर रहा होता बच्चों के साथ, या कई चीज़ें हैं ऐसी जो हमारे उत्तराखंड कल्चर में जो ये कहते हैं हम लोग, जो हमारी वीडियो लाइन जो होती है, उसमें कहीं कहीं पे ऐसे लोग होते हैं जो हरास करते हैं बच्चियों को, कि कहते हैं कि तुम्हें लीड रोल चाहिए तो आपको वो मतलब किसी भाई को लेके नहीं आना होगा। इस तरीके के तो बहुत सारे हैं वाकया। तो मैं अपने बच्चों को बहुत सारे बच्चों को मैंने अपने वीडियो में काम करने के लिए मना किया हुआ है कि जब तक कोई आपको ये ना बोले कि सर से बात करके आपको ले जाएंगे, तो आप ये समझना कि उसके मन में कुछ ना कुछ गलत है। क्योंकि अगर जो लोग ये कह रहे हैं आपसे कि मैं आपको वीडियो में काम करने के लिए मौका दूंगा, आपको अपने किसी भाई को, अपने किसी गार्जियंस को नहीं लाना है, तो उसका क्या मतलब बनता है? अगर आपको वहाँ पर कोई वीडियो शूट करना है तो उसमें कोई भी आ सकता है कि नहीं? तो जब अगर मेरे पास कोई काम आता है तो मैं उसको ये बोलता हूँ सामने वाली पार्टी को कि मैं आऊँगा वहाँ पे, या मेरी वाइफ आएंगी वहाँ पे, या कोई भी एक गार्जियंस रहेगा, क्योंकि कोई गलत बच्ची के साथ ना हो या बच्चे के साथ ना हो। ये होता है। राइट। और लड़कियों को आपको मैंने बताया कि अभी क्या होता है करके। आजकल तो वैसे भी माहौल वैसे ही इतना ख़राब है कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर ट्रस्ट सकते। नहीं कर सकते। कोई अच्छा काम कर रहा है तो भी उस पर भी डाउट होता है कि ये क्यों कर रहा है। आप पे कभी किसने सवाल उठाया? हाँ, नहीं, कई लोगों ने मुझे ब्लेम करा कि मैं फ़ीस लेता हूँ, बच्चों से फ़ीस लेता हूँ। तो मैं बोलता था कि यार इतनी सी फ़ीस का होगा क्या आखिर। मैंने अभी तक का अगर जोड़ के आपको, आप खुद ही कैलकुलेट करेंगे, 2015 से लेकर अभी तक का, और पर डे का 1500 रुपये पर संडे का, 12 साल में 12 चौको 48, तो ये एक साल का 48 दिन के अगर आप 15 से डिवाइड करेंगे तो लगभग अभी तक का 5-6 लाख रुपए मैं अपनी जेब से लगा चुका हूँ। तो मैं अगर 1000 रुपये फ़ीस, अगर ये जो लोग कहने वाले हैं, तो 144 को अगर आप 1000 से भी गुणा करेंगे तो 1,44,000 रुपये होते हैं। तो मेरा मतलब कोई औचित्य नहीं बनता कि मैं फ़ीस ले रहा हूँ, तो मेरा कोई फ़ायदा भी नहीं और कुछ मैं ले नहीं, मैं तो ये तो कहता हूँ, मैं तो इसको बुरा भी नहीं मानता कि अगर आप फीस भी लेते हैं, क्योंकि हर कोई, अब आप स्कूल जा रहे हैं, बच्चे को स्कूल भेज रहे हो तो स्कूल में फीस दे के तो भेज रहे हो, तो स्कूल वाले गलत थोड़ी है। नहीं, मैं ये मैं कल्चर के लिए काम कर रहा हूँ। वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप तो एक अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए उसकी फीस 1000 रुपये भी है, आप बच्चे को हिंदी डांस सीखने के लिए, हिप हॉप सीखने के लिए आप भेज रहे हो, 2000-3000 रुपये दे रहे हैं, तो अगर आप अपने पहाड़ के फोक कल्चर को सीखने के लिए अगर किसी को 1000 रुपये दे भी रहे हैं तो उसमें गलत नहीं होना चाहिए। ये आपका बड़प्पन है कि आप भाई मतलब आप लगे हुए हो, कर रहे हो। मतलब अभी दिल्ली में आकर जिस आदमी ने ये सोचना होता है कि मैं कैसे अपने पाँव जमाऊँ यहाँ पर, मैं कैसे अपने परिवार को लेकर आऊँ या परिवार को पालूँ, वो आदमी अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर ऐसी कुछ वो चीज़ें कर रहा है और उसमें भी अपना पैसा लगा रहा है, इवन शोज़ करके अगर मिल रहे हैं, शोज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो पैसा मिल रहा है वो भी आप बच्चों को दे रहे हो, तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए किसी को। लेकिन अब वही है, हम क्या कहते हैं, जो आगे बढ़ रहा होता है, जो अच्छा काम कर रहा होता है, हमारा काम होता है उसको रोकना, उसकी टांग खींचना। हाँ बिल्कुल, ये सत्यता है। हमारे उत्तराखंड के कई लोग हैं जो कहते हैं कि यार ये ऐसा कैसे कर पा रहा है, या ये कैसे कर पा रहा है, मतलब वो होता ही है।
हम आपस में ही ये थोड़ा सा लड़े रहते हैं। मैं आपको एक चीज़ आज एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। जो नृत्य कलाकार होता है वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है मंच पे जाने के लिए। वो अगर आपको समय दिया गया 3 बजे, तो नृत्य कलाकार की पूरी टीम जो होती है वो 12 बजे वहाँ पहुँच जाती है और 12 से वो 3 बजे तक वो अपना रेडी होने में लगती है। उनको 3 घंटे तैयार होने में लगती है। उसके बाद वो कंटिन्यूसली डांस करते रहते हैं, हर सिंगर के उसमें वो जाते रहते हैं। उसके बाद जब सबका हो जाता है तो कई कबार क्या होता है कि एक नृत्य कलाकार को सम्मान तक नहीं दिया जाता, मंच पे सम्मान भी नहीं दिया जाता। और जब पैकअप की बारी आती है तो 9 बजे अगर प्रोग्राम ख़त्म होने वाला होता है, 9 बजे 10 बजे सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और 11-12 बजे तक जो नृत्य कलाकार है, जो पूरी टीम है, वो वहीं पर रहती है। क्योंकि उनको सबको ड्रेसअप चेंज करना, वो निकालना होता है और प्रॉपर्टी सारी रखनी होती है, तो उनको 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो सबसे पहले आती है, सबसे बाद में जाती है जो टीम होती है, जो नृत्य कलाकार होते हैं। और उसके बाद भी उनका मानदेय बहुत कम होता है और मान सम्मान भी नहीं होता है। ये मैं आपके जो चैनल है उसके माध्यम से भी लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो कलाकार हैं वो इस चीज़ को भी बहुत मतलब पिसते हैं इसमें। मैं इस चीज़ को बिल्कुल समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी थिएटर और इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ और था, पहले तो बहुत रेगुलर था, अब थोड़ा कम हो गया है। तो ये चीज़ें ना बहुत देखी हुई हैं कि किस तरह से ट्रीट किया जाता है। एक हम लोगों ने जैसे पीछे भी पॉडकास्ट किया तो उसमें एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने भी यही चीज़ बोली कि पता है आदमी को ना चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, आप एक चाहते हो कि एक कलाकार आए, नाचे, गाए और चला जाए, उसको देने की कोई ज़रूरत ना पड़े। क्यों देना है भाई? क्या उस कलाकार के पास पेट नहीं है? सही बात। तो उनका ये कहना था, तो मुझे वो भी बात बहुत टच हुई और मुझे वो बात बहुत वो लगी कि भाई हम लोग PVR में जाते हैं और हम लोग वहाँ पर जो है फिल्म देखते हैं 500 रुपये की टिकट लेकर, ठीक है, 3D देखते हैं, चश्मा के अलग से पैसे देते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, नाचोस खाते हैं, उसके बाद हम वहाँ पे 1000 रुपये और खर्च करते हैं। तो 1,500-2 हज़ार रुपये की हम एक फ़िल्म देख कर आते हैं। लेकिन अगर जब दिल्ली में किसी थिएटर में थिएटर होता है या कोई डांस प्रोग्राम है, उसको देखने की 100 रुपये भी फीस हो तो वो थिएटर आधा खाली रहता है। हाँ जी, बिल्कुल, ये सत्यता है। क्यों नहीं देखना भाई? आप क्या चाहते हो, जो फिल्म जो कर रहे हैं क्या सिर्फ वो करोड़ों रुपए कमा लें? ये जो आर्टिस्ट है ये 1000-2000, हाँ, जो 1000-2000 रुपये भी ना कमाए अपना। जो वहाँ तो अगर आपको रिटेक भी मिल जाता है, लेकिन जो कलाकार होते हैं उनको कोई ना रिटेक होता है ना कुछ होता है। एक पसीना बहा के वो लगातार, और वो कोई भी कलाकार हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं हूँ, कोई भी कलाकार वो अपना 100% करता है। वो नहीं सोचता कि मेरे को पैसा नहीं मिल रहा या मुझे मान सम्मान नहीं मिल रहा। वो अपना, अगर उसके स्टेज में कोई कील भी आ रही होती तो वो कील चुपते हुए डांस करते रहता, कंटिन्यूसली करता रहता। इससे मुझे याद आया, हमारा एक प्रोग्राम भी था, हम लोगों ने कलकत्ता में एक प्रोग्राम किया थिएटर। तो हमारे लिए वो ऐसा था कि हमारी ट्रेन लेट हो गई कुछ 5-7 घंटे, तो हम लोग जिस टाइम शो था हम उसके बाद वहाँ पहुँचे हैं। तो ऑडियंस जो है जाने को थी, बट उनको रोका गया, तो लोग भी रुके कि हम प्रोग्राम देखें। तो हम सीधा स्टेशन से बैक स्टेज पहुँचे हैं। हमने सीधा फेंका और अपना वो किया, हमने स्टेज रिहर्सल नहीं करी, हमने देखा भी नहीं स्टेज कैसा है। तो हमारा एक दोस्त था, हमारा उसमें सीन था कि पिटाई होती है तो वो गिरता है। अब फ्रंट स्टेज पे जहाँ से वो वायरिंग और वो जाती हैं, वहाँ एक वायर खुली हुई थी और वो जब गिरा तो उसको, वो ऐसे गिरा ना तो उसके हाथ पे करंट लगा, झटका लगा, बट वो हाथ क्योंकि गिरते ही हट भी गया तो बच गया। तो ऐसी चीज़ें भी बहुत होती हैं, तो वो किसी को नहीं पता चली। एक उसमें था कि हमारा स्टेज कम से कम 5 फीट 6 फीट ऊंचा था, वो नॉर्मल जगह से इतना ऊंचा स्टेज था वो, और उसके बीच में जहाँ पे वो सारा माइक और वो सेटअप स्पीकर्स रहते हैं ताम झाम, वो था। अब हमें कूदना था, कूद के हमें स्टेज के बाहर जाके हमें देखना था कि हमारी मैडम आ रही है, तो हम कूदे, हमें पता ही नहीं कि कितना गहरा है वो और वहाँ पे क्या रखा हुआ है। हम तारों में, स्पीकर पे, सब पे गिर गए। हम लड़खड़ाते हुए गिरे हैं क्योंकि हमें लगी है, उठे हैं मतलब, और हमें लगी है। ऑडियंस को लग रहा है कि हम नाटक कर रहे हैं। वो चीज़ किसी को नहीं पता थी ना। तो ये ऑडियंस, मैं तो ये कहूँगा कि भाई प्लीज़ जितने भी कलाकार, आप कोई भी कलाकार देखते हो, प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट करो और उनको जो सम्मान दे सकते हो भाई वो सम्मान दो, ठीक है। लोग बहुत अलग अलग शब्द प्रयोग करते हैं कई बार, कि कोई डांसर है तो उसको नचनिया बोल दिया, कोई वो है तो उसको भांड बोल दिया। मैं मतलब ऐसे वर्ड भी यूज़ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप किसी को तो आपने अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया है जो वाकई में वैसा कुछ कर रहे हैं, और जो हाँ जो कर रहे हैं आप उनको पूछते नहीं। तो
आज वही है कि पता नहीं कला की कद्र कब होगी, किसको होगी, आई डोंट नो, बट आई होप कि यार थोड़ा सा भी अगर आप लोग समझते हैं और दीप भाई की बात से रखते हैं, इनकी मेहनत को देखते हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट करना शुरू कीजिए आज से ही। 100 रुपये की टिकट होती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी टिकट्स नहीं होती हैं। थिएटर देखिए, डांस परफॉर्मेंसेस देखिए, सिंगिंग देखिए, ये कितने मंचों पर जाकर आ चुके हैं, कितने बच्चों को सिखा चुके हैं और उनको आगे वो कर रहे हैं। तो इनकी मेहनत को भी थोड़ा सा तो सम्मान मिलना चाहिए। मैं बाकी तो यही मतलब मेरा वो है। सबसे बड़ा तो मुझे जो अच्छा लगा वो ये है कि भाई उत्तराखंड के लिए कुछ चीज़ हो रही है जो मैं भी करना चाहता था। इवन दो ये जो पॉडकास्ट सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, मेरा पहला रामनगर में रहा। मेरा उसका करने का रीज़न ही वही था कि मैं उत्तराखंड से कुछ लोगों को लेकर आऊँ, और इस मंच पे मैं बहुत बड़े बड़े लोगों को, मेरी उतनी अभी वो है नहीं, और मैं चाहता भी मतलब ऐसा हूँ कि वो लोग आएँ जैसे आप आएँ, कि ज़मीनी स्तर से काम करने वाले, ताकि सपोर्ट मिल सके, लोगों को पता भी चल सके कि ऐसा कुछ हो रहा है। ऑल्दो हम पता नहीं कितने सक्सेस होंगे, कितने नहीं होंगे, आई डोंट नो, ये सब कुछ आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोगों पे डिपेंड करता है। बाकी हम लोग तो जो काम करना है हम वो लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई। बाकी दीप भाई, इसके अलावा भी आप और भी बहुत सारी चीज़ों से जुड़े हुए बता हैं। रहा था कि पहले मैं कोविड टाइम की बता रहा था कि मैंने उस समय 8 गांव कवर करे थे, जहां मैं बच्चों को 3 घंटे का ट्यूशन देता था और 1 घंटे की वही अपनी कल्चर और लैंग्वेज की क्लासेस देता था। तो उस समय की हमारे जो क्षेत्र के जितने भी विधायक हैं, जितने भी टीचर हैं, सभी मेरे घर पर आए थे। सभी लोगों ने मुझे बहुत सारा सराहा वहाँ पे, और मेरे क्षेत्र पे और क्षेत्र के अलग लोग भी आए, और जो मेरे इंटर कॉलेज के जो टीचर थे वो सारे मेरे घर पे आए हैं उस समय, कि दीप हमारा एक स्टूडेंट है, बहुत पुराना स्टूडेंट है, तो आज वो इस स्तर पर काम कर रहा है। हम लोग इसको जब मुलाकात हो नहीं पाती थी सोशल मीडिया के तौर पर, मैं उनसे मिल पाता था, तो वो मुझे फेस टू फेस मिलने के लिए आए मेरे घर पर। वो मेरे लिए बहुत बड़ी मेरा अचीवमेंट है। और मैं इसके साथ साथ बताना चाहूँगा, मैं अपने सनातन के लिए बहुत आगे रहता हूँ हमेशा, और अपने क्षेत्र में मैंने सजग नाम से एक अपनी टीम बनाई है जो युवा लड़कों की। तो हम लोग सजग सनातन जन गर्जन समिति के नाम से जो बाहरी लोग आते हैं, जो भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो कोई भी अपना व्यवसाय करने आ रहा है, जो गलत प्रवृत्ति से हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, वहाँ की जो लोकल जो थाना है उन पर उनका पंजीकरण करवा के हम उनको गाँव में तब जाने देते थे, और कि उनका आधार कार्ड, उनकी फ़ोटो, वो सारे मोबाइल नंबर, वो हमारे एक ग्राम प्रधान के पास वो सारी चीज़ें जमा रहती हैं, और ताकि उससे जो गांव में आ रहा है हमारे, वो किसी गलत प्रवृत्ति से अगर आ रहा है, किस गलत प्रवृत्ति करके जा रहा है, तो ऐसे हम लोगों ने 12 से 13 बाइक ऐसे पकड़ी हैं जिनका जो नंबर था, जो गाड़ी का नंबर था वो गलत नंबर थे। तो वो सारी गाड़ियाँ हम लोगों ने वहाँ के थाने में बंद करवाई, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नकली रजिस्ट्रेशन नंबर बना के, या बोल सकते हैं कि चालान बना था उनका कि हम लोग गांव में घूम सकते हैं। अच्छा। तो उसका एक लाइसेंस बना होता है कि एक साइन मात्र होता है, तो उसका एक फर्जी पेपर बना के वो लोग गांव में घूमते थे। वो लोगों ने भी उन लोगों को भी हम लोगों ने गाँव में रोका वहाँ पर, और उसका मैं महासचिव हूँ। और एक टीम मेरी यहाँ पर द्वारका मोड़ में काम कर रही है, जो सनातनी कट्टर हिंदू संगठन के नाम से है, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। और एक गौ रक्षा दल है जो हमारा गाय के लिए, हम लोग अपनी गौ माता के लिए कार्य करते हैं। गोपाल मणि महाराज जी हमारे हैं, उत्तराखंड से ही हैं, तो उनके साथ, और मेरे बड़े भाई हैं रॉकी राणा भाई, तो उनके साथ, और मोनू भाई हैं हमारे, और इन लोगों के साथ मैं जुड़ के दिल्ली की टीम में एज एक छोटा सा सदस्य मैं दिन रात उनके लिए भी हम लोग काम करते रहते हैं। रात रात में हम लोगों के पास कभी कॉल आती है तो हम लोग उस कॉल पर भी जाते रहते हैं। मुझे नहीं पता भाई कि आपके पास दिन में कितने घंटे होते हैं, जो हमारे पास 24 घंटे हैं, हम उसी में थक जाते हैं कि भाई कितना काम करें। मुझे यही लगता है कि मैं जब अपने आप को व्यस्त था, मैंने बताया था कि व्यस्त रखता हूँ, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता किसी चीज़ के लिए, और कई बार तो ऐसा होता है कि कई कॉल आती हैं तो वो छूट भी जाती है मुझसे। अगला जो चीज़ है कि हम अपने धर्म को लेकर चल रहे हैं आगे, और उसकी रक्षा के लिए कर रहे हैं, ये एक बहुत अलग टॉपिक है, एक अलग बहुत बहुत बड़ा एक वो है, क्षेत्र है, जिस पे बात अगर करने बैठेंगे तो वो भी उसके लिए भी एक अलग से हमें चाहिए होगा। और गौ रक्षा जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम लोग जो डॉग हैं, कैट हैं, और जो कैमल हैं, जो भी जानवर होता है, जहाँ पर भी चोट होती है, हमारे पास रिपोर्टर, हमारे पास सबके उनके पास हमारे नंबर होते हैं, वो रिपोर्टर हमें कॉल करते हैं। तो माँ का आशीर्वाद है, गौ रक्षा दल है, इसमें हमारे पास कॉल आती है, वीडियो आती है। अभी नोएडा का एक केस हुआ था, नोएडा की सोसाइटी है, बहुत अच्छी सोसाइटी, पढ़े लिखे लोग हैं, तो लोगों ने वहाँ बोला कि एक डॉग काटता है, तो उन्होंने उसको कट्टे में डाल के 8वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। तो इतने पढ़े लिखे लोग होने के बाद भी एक जीव को उन्होंने, मरा तो नहीं था, बच गया था। जब हम उसको ढूंढने गए तो हमको 4 घंटे लगे वहाँ पे, वो हमको डॉग मिला नहीं। जब दूसरे दिन हमको मिला, वो बहुत बुरी स्थिति में था वो,
और जब हम लोग गए वहाँ फेस करने तो उन्होंने बोला कि काटता है। जब हम लोग उसके पास गए तो हम एक आवाज़ में हमारे पास आ गया, हमारे पास वो डॉग। तो यही तो है कि मतलब देखो, ये चीज़ें जो है ना, हम इनको किसी को समझा नहीं सकते हैं, आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते हो, सबके अपने एक रीज़न है कि ये काटता है, इसने इसको कर दिया, इसने इसको कर दिया। आप भी तो चीज़ों को देख सकते हो ना कि कैसे। अब उसका मतलब ये थोड़ी कि आप 8वीं मंजिल से नीचे फेंकोगे, होनी चाहिए। खैर ये सब चीज़ें तो देखिए, हम अभी जब दोबारा आपसे मिलेंगे ना, उसमें ये पूरा हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इस वाले एपिसोड में इतना टाइम मिलेगा नहीं कि, क्योंकि वो क्या है कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको लोगों को समझाना, बिल्कुल, अगर हम किसी गलत तरीके से समझाएं ना तो वो और गलत चला जाता है, और इस पे तो फिर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो हम अभी फ़िलहाल इससे बचना चाहेंगे। लेकिन मैं इसलिए आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अपने कल्चर को, अपने फोक कल्चर को, इसको सबको बचाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो दीप भाई। मैं चाहूँगा कि लोग आपसे, बहुत सारे लोग इसके बाद और जुड़ें, और जितने ज़्यादा लोग आपसे जुड़ें उतना ज़्यादा हमारा उत्तराखंड जो है खिल के बाहर निकले। मैं ये भी कहना चाहूँगा, आप भी अपने तरीके से, आप अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में भी खुद भी आप ये बोल सकते हैं जी कि लैंग्वेज और कल्चर के लिए जो भी आना चाहता है वो आपसे संपर्क करके हमारे पास आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा। और इवन मैं अब ये भी करूँगा कि अब से जो मेरा पॉडकास्ट होगा उसमें मैं शुरुआत अपने भाषा से ही, अपनी बोली से ही करूँगा, तो उससे भी ये पता रहेगा कि हाँ, ये एक उत्तराखंड का एक चैनल है, क्योंकि मैं इसको चाहता भी हूँ। बिल्कुल सही बात है कि उत्तराखंड से निकला हुआ एक चैनल बने, उत्तराखंड का एक चैनल बने, और उसके बाद ये पूरे देश दुनिया घूमे। हाँ जी। तो ये मैं भी शुरू करूँगा अपने चैनल पे आगे से। और क्या कहते हैं, मैं आपको ये शुभकामनाएं दूंगा कि आप जो काम कर रहे हैं ये हमेशा ऐसे ही करते रहें। आपके साथ हज़ारों लाखों संख्या में लोग जुड़ें। उत्तराखंड का जो भी आदमी अपने वहाँ से बाहर निकल रहा है वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि वो अपनी भाषा को, अपनी जड़ों को, अपनी कला के, उनको कभी ना भूलें, और जितना हो सके वो आपसे जुड़ें, है ना। बाकी मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ दीप भाई कि आप चैनल पर हमारे आए, और जैसा आपने बताया कि अभी आप एक उससे आ रहे हैं, अभी एक और जगह जाना है, तो मैं जानता हूँ कि व्यस्तता दोनों तरफ है ना। तो ये काम चलते रहने चाहिए, और अच्छे काम भाई सब लोग की रुकना नहीं चाहिए। आप अगर नहीं जोड़ सकते हैं ना, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप जिसको जोड़ सकते हैं उसको कम से कम जोड़ दीजिए। हो सकता है आपके 24 घंटे आपके बहुत ज़्यादा बिजी हों, हो सकता है आप यहाँ ना रहते हों, हो सकता है बाहर विदेशों में रहते हों, लेकिन जो भी आपका जानने वाला यहाँ पर है उसको आप ये बोल सकते हैं कि भाई उत्तराखंड में, सॉरी दिल्ली के अंदर एक ऐसा, वो भी ये पूरी दिल्ली के अंदर है एकमात्र। और मेरे जो, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इस क्लासेस के बच्चे हैं वो ऑल ओवर दिल्ली के अंदर जितने भी ग्रुप आप उठा के ले लीजिए, तो उसमें हर कोई ग्रुप में एक एक दो दो बच्चे वहाँ आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ये एक रोटेशन बनता चला गया है, और एकमात्र फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस हैं वो पूरे भारत में आप कह सकते हैं कि एकमात्र क्लासेस है उत्तराखंड रॉक सांस्कृतिक। इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तो आप जहाँ से चाहें वहाँ से आप जो है जुड़ सकते हैं, और किसी को जोड़ना हो तो उसको आप ये बता सकते हैं कि भाई दीपचंद्र हैं, और इनका अपना ग्रुप है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उत्तराखंड के कल्चर से और बोली भाषा से जोड़ते हैं। तो आई होप कि हमने ये जो छोटी सी बातचीत की है आज दीप भाई के साथ में, ये आप लोगों के सच में काम आएगी, और आप लोगों को भी ये पता चला होगा कि भाई ऐसे भी लोग हैं जो अपना सब कुछ देकर जो है इस तरह का काम कर रहे हैं कि अपने उत्तराखंड को लेकर, या अपने जो उनका जो ओरिजिन है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ऑल्दो इंडस्ट्री में तो आज हमारे भरे पड़े हुए हैं, कोई भी सामने नहीं आता, लेकिन हमारी यही शिकायत रहती है कि इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, वो अगर एक बार भी आकर ऐसा कर देना, इसकी बात कर दें इसके लिए, या ये चीज़ के लिए अगर जो हमारे बड़े बड़े लोग गायक हैं वो अगर अपने गांव में ही एक एक क्लासेस दे दें तो कितना शायद बहुत कुछ हमारी, आप देखो ना, बच जाएगा। बिहार का कोई आदमी है, यूपी का कोई आदमी है, बंगाल का कोई आदमी है, साउथ का कोई आदमी है, वो सब अपनी लैंग्वेज में कितना बोलते हैं। कैमरे के सामने में भी भोजपुरी भाषा में बात कर रहे हैं, कन्नड़ में बोल रहे हैं, मलयालम में बोल रहे हैं, तेलुगु में बात कर रहे हैं, मराठी में बात कर रहे हैं। हम ही लोग जो हैं वो अपनी भाषा में बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी हमारे लोग जो बाहर बसे हुए हैं, बाहर बॉलीवुड में हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो कहते हैं, अगर आप सब लोग भी अगर इस वीडियो को यदा कदा कभी भी आप देखते हैं तो प्लीज़ इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी भाषा को, अपने कल्चर को प्रमोट कीजिए,
जितना हो सकता है उत्तराखंड की कुमाऊनी भाषा को, गढ़वाली भाषा को आप प्रमोट कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप उतना भी कर लेंगे तो भी हो जाएगा कि आपने कुछ क्लासेस ली हैं और आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं हमारी ऑडियंस से तो आप बोल सकते हैं। मैं एक बार सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग आज ये वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले तो ये कहना चाहूँ कि जो हम घर में मैं शुरुआत कर सकूँ कि अपन नंतना हम कैसी बात करनू घर पर, और कैसी हम अपन जो तीज त्यौहार छे उनको मनानो, और जो नानतीन छी दिल्ली या कोई और जगह रहनी तो वो लोग हम तक जुड़ सकनी, चाहे वो सोशल मीडिया माध्यम छू या कोई माध्यम, जो भी दिल्ली या दिल्ली के एनसीआर में हो या और दूसरे महानगरों में हो, तो वो उत्तराखंड रॉक सांस्कृतिक कला मंच का हमारा एक पेज है और इंस्टाग्राम में भी इसकी आईडी है यूके रॉक के नाम से। तो आप कैसे भी जुड़ना चाहते हैं तो इससे जुड़ सकते हैं। ITO नयनदा तिवारी भवन में इसकी क्लासेस चलती हैं जो कि 2015 से चल रही हैं, और अभी कुछ सरकारी कारणों की वजह से वो क्लासेस हमारी नहीं चल रही हैं। तो उसके लिए मैंने अपने जो घर पे अभी जहाँ पर मैं रह रहा हूँ द्वारका मोड़ में, वो क्लासेस वहाँ पे चल रही हैं। तो धीरे धीरे अभी हम लोग इसके लिए और कार्य कर रहे हैं। तो जितने भी लोग अगर मेरे साथ जुड़ेंगे तो मुझे भी खुशी होगी कि मैं अपने कल्चर के साथ कल्चर के लिए काम कर रहा हूँ। तो और तुम लोग भी जुड़ोगे तो और लोग भी जुड़ेंगे तो मेरी एक ताकत और ज़्यादा जुड़ेगी। जैसे आज मेरे साथ प्रकाश जी जुड़े हैं तो मेरी एक ताकत और बढ़ चुकी है, क्योंकि मैं जितने लोग प्रकाश जी को देखने वाले हैं वो लोग भी देखेंगे तो मेरी और एक ताकत बढ़ेगी। कहीं ना कहीं ये संदेश आगे तक पहुँचेगा कि हम लोग हैं अपने कल्चर के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए कैसे हम लोग कार्य कर सकते हैं। यही है भाई। अब अगले एपिसोड में हम फिर से एक नए गेस्ट को लेकर आएंगे, लेकिन जो आप हमारी पिछली वीडियोस भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हम किस तरह के गेस्ट को अपने यहाँ पर लेकर आते हैं। उनसे आपको वाकई में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। किसी का भी फालतू का ज्ञान नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा कि ये करो, ऐसा करो, वैसा हो जाएगा, वैसा करो, ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। कलाकार हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, लोग हैं जो सपोर्ट करना चाहते हैं, लोग हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, लोग हैं जो एकदम साफ नीयत के साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग ही अभी तक हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं और आगे भी ऐसा ही रहेगा कि जो आपको कुछ ना कुछ अच्छी नॉलेज देकर जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करो। थैंक यू सो मच दीप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और फिर दोबारा से मुलाकात होगी, दोबारा से हम बात करेंगे और उस समय आपकी भी व्यस्तता थोड़ी कम होगी और हम भी अच्छे से एकदम तैयार रहेंगे। तो नमस्कार भाई लोगों।